अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात कामयाब। डीजल 32 रुपये 63 पैसे सस्ता। नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे हो गई। पेट्रोल मजीद 2 रुपये 97 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल सेक्टर के गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए IMF से बातचीत जारी। उम्मीद है अगले मिशन की आमद पर 1-2 माह में तरीक़ाकार तय हो जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की गुफ्तगू। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 1,08,000 टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट की गई चीनी को सरप्लस होने पर एक्सपोर्ट करेगा। और कराची की HSN पोर्ट्स को जदीद बनाने के लिए $7.5 करोड़ सरमायाकारी का प्लान है। पहले मरहले में 10 जदीद इलेक्ट्रिक ट्रेलर्स की बंदरगाह आमद। 2028 तक साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर जदीद आलात की तनसीब मुकम्मल की जाएगी। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए तो आज 3 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इसकी कीमत 277 रुपये 57 पैसे पर आ गई है। यूरो को देखें तो ये 2 रुपये 56 पैसे महंगा हुआ है। बरतानवी पाउंड 2 रुपये 16 पैसे इजाफे से 378 रुपये 41 पैसे का हो गया है। गोल्ड मार्केट की बात करते हैं। मुल्क में सोने की कीमत में एक दिन के बाद बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। फी तोला 13,700 रुपये महंगा हुआ। कीमत 4,71,936 रुपये हो गई है। 10 ग्राम के रेट्स में भी 10,768 रुपये का इजाफा देखा गया। इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो $137 फी औंस महंगा हुआ, जिसके बाद कीमत $4,495 पर पहुंच गई है। अपने मौजू की तरफ आने से पहले आपको दिखाते हैं हफ्ते भर की अहम मुआशी खबरें। पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों से मुतल्लिक रवां हफ्ते की सबसे बड़ी खबर। वजारत खजाना ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट के लिए बाकायदा दरख्वास्त की है, जिस पर सितंबर तक पेशरफ्त की तवक्को भी जाहिर की जा रही है। वफाकी वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका से कर्जों की मुद्दत 10 साल तक बढ़ाना चाहता है। 2 तरफा कर्जों की मुद्दत का दुरानिया बढ़ाने के लिए अमेरिकी एग्जिम बैंक, CDF और दीगर इदारों से बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए भी रवां हफ्ते अहम पेशरफ्त हुई। FBR ने छोटे ताजरों के लिए आसान टैक्स स्कीम का इजरा कर दिया। स्कीम से इस्तेफादा करने वाले ताजरों की दुकानों पर मखसूस प्लेट नस्ब होगी। ऑडिट से इस्तिस्ना मिलेगा और FBR अफसरान दुकान पर छापा नहीं मार सकेंगे। स्कीम के तहत ताजरों को सालाना 20 करोड़ की आमदन पर सिर्फ 1% टैक्स देना होगा। पाकिस्तान ने तवील मुद्दती तवानाई प्लान भी रवां हफ्ते मंजूर किया। रवां हफ्ते गूगल ने पाकिस्तान में बाकायदा दफ्तर खोल लिया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 2 रुपये 52 पैसे इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करवाई। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियाई अदालत में भारत के खिलाफ बासमती की जंग भी जीत ली। ऑस्ट्रेलिया की वफाकी अदालत ने भारतीय इदारे की अपील मुस्तरद करते हुए बासमती चावल पर भारत की इजारादारी की कोशिश नाकाम बना दी और करार दिया कि बासमती सिर्फ भारत तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बरामद कुनगान भी इसका नाम इस्तेमाल करने का मुकम्मल हक रखते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का, जिसमें 32 रुपये 63 पैसे की बड़ी कमी हुई है, जिसके बाद नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे पर आ गई है। दूसरी जाने पेट्रोल मुसलसल तीसरे रोज ही महंगा हुआ। रेट से मजीद 2 रुपये 97 पैसे का इजाफा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में कमी को खुशाइंद करार दिया है। अगर बात की जाए डीजल इतना सस्ता कैसे हो सकता है, तो दिलचस्प चीज़ सामने आती है, ये आपको बताते हैं। हुकूमत ने इसके लिए ना टैक्स में कमी की, ना ही सब्सिडी दी, बल्कि उल्टा डीजल पर लेवी 1 रुपये 72 पैसे बढ़ा दी, जिसके बाद डीजल पर लेवी 80 रुपये पर पहुंच चुकी है। लेकिन हुकूमत ने एक काम यह किया है कि ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात किए हैं और एक्स रिफाइनरी कीमत को कम कराया है, जिसके बायस 32 रुपये फी लीटर कमी मुमकिन हो सकी। अब यहां पर यह समझना होगा कि ऑयल रिफाइनरीज ने ये कमी कैसे की, तो इसके लिए पूरे सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 80% से ज़ायद क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसको मंगवा कर इससे मुल्क में पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल वगैरह तैयार किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क में काम करने वाली 5 ऑयल रिफाइनरीज की प्रोडक्शन मुल्क की ज़रूरत के मुकाबले में कम है, जो सिर्फ 56% ज़रूरत पूरी कर सकती है। इसके बायस पाकिस्तान तैयार पेट्रोल और डीजल भी बाहर से इंपोर्ट करता है, जो क्रूड ऑयल मंगवाकर मुल्क में तैयार करने की निस्बतन ज़्यादा महंगा पड़ता है। पाकिस्तान क्रूड ऑयल मंगवाकर फिर 60% पेट्रोल मुल्क में तैयार करता है, बाकी तकरीबन 40% तैयार पेट्रोल दूसरे ममालिक से मंगवाया जाता है। अगर डीजल की बात की जाए तो ये 70% से ज़ायद मुल्क की रिफाइनरीज में तैयार किया जाता है, 30% से भी कम बाहर से मंगवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर
गड़बड़ शुरू होती है कि कीमतों के तयन के फॉर्मूले के हवाले से। हुकूमत मुल्क में तैयार पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन भी इंपोर्ट किए गए पेट्रोल और डीजल के बराबर करती है। तो इसलिए मुल्क में तैयार पेट्रोल और डीजल का जो फायदा है वो आवाम को कम कीमतों की सूरत में हमें दिखाई नहीं देता। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने बारहा इस इशू को उठाया कि नई डीजल प्राइसिंग फार्मूला ऐसा लाया जाए जिससे डीजल की जो कीमतें हैं वो कम हो सकें और आवाम को कुछ फायदा हो सके। मिफ्ता इस्माइल साहब के मुताबिक जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो बहुत ज्यादा मुनाफा उनको दिया जा रहा है और डीजल की कीमत खित्ते के दिगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। उनके ख्याल में जो डीजल की असल कीमत है वो 200 से 220 रुपए लीटर के अराउंड है। तो ये उनके मुताबिक ये कहा गया था। इसी वाले से आज हमने बात करनी है। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और फ्यूल प्राइसेस के हवाले से अक्सर हम उनको बहुत एक्टिव देखते हैं। उनके एक्स पर ऐसे स्टेटस भी हमने देखे हैं जिसमें वो बताते रहे कि किस तरीके से कीमतों को कम किया जा सकता है, क्या फार्मूला अपनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, जो इस वक्त खबरें सामने आई हैं ये तो बड़ा आसान लग रहा था कि वजीर आजम ने फौरी तौर पर वजीर पेट्रोलियम को कराची बुलाया, फिर अवाम को रिलीफ देने का कहा और रिलीफ मिल भी गया। ये ऑयल रिफाइनरीज के साथ मुज़ाकरात किए गए हैं, फिर मकामी तौर पर तैयार होने वाली डीजल की जो कीमत है वो कम की गई है, इसका कहा गया और फिर 32 रुपए कम हो गए। ये पहले पॉसिबल नहीं था जो अब किया गया। देखिए, एक मीटिंग हुई है और 32 रुपए फी लीटर डीजल की कीमत कम हो गई है। अब पिछले 5 महीनों में तकरीबन 3.25 अरब लीटर 3.3 बिलियन लीटर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कंज्यूम हुआ। वो आपने और मैंने ख़रीदा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने और मैंने तकरीबन 103 अरब रुपया इजाफी बोझ जो है वो बर्दाश्त किया है। तो सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है कि अगर अगस्त की 19 तारीख को ये काम किया जा सकता था तो ये अगस्त की 18 तारीख को क्यों नहीं किया गया, ये जुलाई की 19 तारीख को क्यों नहीं किया गया। अगर मीटिंग ही करनी थी तो आज से महीना 2 महीना पहले कर लेते। अब आप ज़रा सोचिए कि 1 महीना पहले हमें ये बताया गया था कि एक फॉर्मूला है फ्लैट्स के नाम से, सिंगापुर में कोई आलमी कीमत है, उससे पाकिस्तान जो कीमतें हैं डोमेस्टिक प्राइसेस उनको नक्की कर दिया गया। कोई वजीर या कोई वजीर ख़जाना या कोई वजीर पेट्रोलियम या कोई वजीर आज़म उस खुदकार जो फॉर्मूला है उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेगा और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो प्राइसेस हैं वो सेटल की जाएंगी और वो आलमी मंडियों को रिप्रेजेंट करेंगी, उनको रिफ्लेक्ट करेंगी। अब क्या हुआ कि वजीर आज़म साहब ने मुदाखलत की, वजीर पेट्रोलियम साहब ने मुदाखलत की और एक मीटिंग की गई रिफाइनरीज के साथ और नतीजा निकला कि 32 रुपए फी लीटर यानी कि 103 अरब रुपया 5 महीने के ऊपर वो हम इजाफी देते रहे। अब अगर वो आपकी और मेरी जेब से निकला है तो सवाल ये पूछना होगा कि वो किसकी जेब में गया है। अच्छा, इससे एक चीज़ और डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं क्योंकि ये पहले हमारे शो में ये भी बात हुई थी, मिफ्ता साहब आए हुए थे, उन्होंने भी जिक्र किया था कि जो मकामी लागत है वो तो कम है लेकिन जो हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेड डीजल है उसको बुनियाद बनाया जाता है जब प्राइसिंग मैकेनिज्म अपनाया जाता है। तो क्या यही मैकेनिज्म है जिसको चेंज किया गया इस दफ़ा? देखिए, इस वक्त हुकूमत ने अब खुद से तस्लीम कर लिया है कि कोई खुदकार सिस्टम, वो आलमी मंडी वाला सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। ये मेरे नज़दीक एक सियासी फैसला होता है कि आपने क्या डीजल की कीमत रखनी है और क्या पेट्रोल की कीमत रखनी है। देखिए, अगर 32 रुपए कीमत पाकिस्तान में कम हो गई है, आलमी मंडी में तो कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, तो कोई ओगरा का मसला नहीं है। ओगरा को कानूनी तौर पे तो वो एक बाख्तियार इदारा है। हमें ये बताया जाता है कि वो ओगरा डिटरमिन करेगा, प्लाट्स की कीमत होगी, आलमी मंडी चल रही है और डेली जो है वो उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा। जो आप इशू उठा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे इल्म के मुताबिक तकरीबन 60% डीजल जो है वो पाकिस्तान अपना खुद से प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो कीमत दी जा रही थी पंप के ऊपर वो दी जा रही थी आलमी मंडी के साथ या एक रिफाइनरी की जो इंटरनेशनल प्राइस है उसके साथ मिला के। तो ये तो बड़े अरसे से कहा जा रहा है कि ये गलत हो रहा है। ये या तो हम तस्लीम कर लें कि हुकूमती वज़रा को इस चीज़ का इल्म नहीं था और अगर इल्म था तो फिर 24 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तानियों को गलत बताया जा रहा था।
कि हमारी और डॉक्टर कीमतें जो डॉक्टर हैं। साहब फिर इस सिचुएशन को देख के तो ये लगता है कि जो ऑयल रिफाइनरीज ने अपने मार्जिन पर कॉम्प्रोमाइज किया है इस वक्त, फिर जो गैर मामूली विंडफॉल प्रॉफिट्स पहले कमा रही थी और उससे उन्होंने अच्छा खासा कमा भी लिया। जी, ये चीज़ तो जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने खुद से छापी हैं, उनकी वेबसाइट पर जाके देख लीजिए। चाहे वो पीएसओ हो, चाहे वो अटक पेट्रोलियम हो, चाहे वो नेशनल रिफाइनरी हो, सबके प्रॉफिट जो हैं वो कम से कम 100%, किसी का 200%, और एक जगह तो शायद कोई 3000% भी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है। ये बात तो हम कई अरसे से कह रहे हैं। सोचने की बात ये है कि ये वक्त कैसा है, इसकी टाइमिंग क्या है कि वज़ीर आज़म साहब ने मुदाखलत की है, जबकि महीना भर पहले कह रहे थे कि कोई वज़ीर मुदाखलत नहीं करेगा, एक खुदखार निज़ाम है, एक ऑटोमेटिक तरीक़ाकार जो है उसको सेटल कर दिया गया है। क्या ये भी एक सियासी फैसला है? बिल्कुल। अब ये आपने जो पॉइंट उठाया है कि क्या जब पहले ये अनाउंस किया गया कि डी रेगुलेशन की जा रही है और अब हुकूमत की किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, और ऐसे में हुकूमत मुदाखलत भी करती है, वज़ीर पेट्रोलियम को बुलाते हैं वज़ीर आज़म, उनसे बात करते हैं, रिफाइनरी से बातचीत होती है और फिर डीजल की कीमत में 32 रुपये का इतना बड़ा जो कमी है वो कर दी जाती है, तो फिर हम जो डी रेगुलेशन है उसको कैसे समझें डॉक्टर फारूक साहब? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि वो 103 अरब रुपया सिर्फ 5 महीने में जो 3.25 बिलियन लीटर आपने और मैंने खरीदा है, वो 103 अरब रुपए का बाकी बोझ 32 रुपए लीटर आपने मैंने भरा है, वो कहाँ से? उसकी वापसी कैसे हो सकती है? उसका ट्रेस करें। वो और दूसरा ये भी इशू सामने रखिए कि आज मैं चेक कर रहा था कि बांग्लादेश में डीजल की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 258 रुपीज़। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की कीमत अभी भी 40% ज़्यादा है बांग्लादेश के मुकाबले में। अब बांग्लादेश भी तेल वहीं से खरीदता है जहाँ से पाकिस्तान खरीदता है। बांग्लादेश का तेल जो है वो भी हुर्मुज़ से गुजर के आता है जहाँ से पाकिस्तान का गुजर के आता है। अच्छा, अफ़गानिस्तान का देख लीजिए। अफ़गानिस्तान में डीजल की कीमत इस वक्त पाकिस्तान की कीमत से 14% नीचे है। अब अफ़गानिस्तान में डीजल सस्ता क्यों है? अफ़गानिस्तान के पास तो कोई बंदरगाह भी नहीं है, अफ़गानिस्तान के पास कोई रिफाइनिंग कैपेसिटी ही नहीं है। हमारे पास बंदरगाहें भी हैं, हमारे पास अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी भी है, तो हमारा डीजल अभी भी उनसे महंगा है। तो ये 32 रुपये कम होना ये बिल्कुल खुशाइन बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम का हल अभी भी नहीं। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि क्या ये प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला गया है या आपको लगता है कि ये एक वक्ती हल निकाला गया है और 32 रुपये का रिलीफ आवाम को दिया गया है डीजल की सूरत में? देखिए, इसका जवाब हुकूमत दे सकती है कि क्या ये टेम्परेरी है, क्या ये परमानेंट है। अगर ये परमानेंट है तो फिर ये पहले क्यों नहीं किया गया? 20 से 22 अरब रुपया माहाना की बुनियाद पर इजाफी बोझ। देखिए, डीजल और पेट्रोल में एक तफरीक करना बड़ा ज़रूरी है। पेट्रोल गाड़ियों को चलाता है, पेट्रोल मोटरसाइकिल को चलाता है, डीजल पूरे मुल्क की मईशत को चलाता है। वो ट्रैक्टर्स में डलता है, वो ट्यूबवेल में डलता है, वो ट्रक्स में चलता है, वो बसेस में डलता है। ये फिर इवेंचुअली आपके और मेरे किचन में पहुंच जाती है कीमत। जब डीजल की कीमत आप बढ़ाते हैं तो कीमत बढ़ जाती है, गोश्त की कीमत बढ़ जाती है। तो ये डीजल और पेट्रोल को एक तो अलग अलग देखिए, और डीजल की इतनी तेज़ी से जो कीमत बढ़ाई गई, इस पूरे खित्ते में सबसे महंगा डीजल अब तक अभी भी 32 रुपये गिरने के बाद भी पाकिस्तान में। तो ये सोचना पड़ेगा कि मईशत को इतना बड़ा झटका दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या सिर्फ यही राज है कि हुकूमत जो है वो टैक्स इकट्ठा करना चाहती है, या इसके पीछे ये भी मामला है कि जो रिफाइनरीज हैं वो हुकूमत को बहुत प्रेशर में लाते हैं और वो अरबों रुपया कमाना चाहते हैं? आपने जिक्र किया विंडफॉल प्रॉफिट्स का, और अगर विंडफॉल प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो फिर उनके ऊपर विंडफॉल टैक्सेस भी लगने चाहिए। और जैसे मैं अभी हम जिस टाइम पे ये जिक्र कर रहे हैं, ये ऐसे वक्त में सब कुछ हो रहा है फारूक साहब, जब ये जो 5 रिफाइनरीज हैं ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी के मुताबिक जो अपने यूनिट्स को अपग्रेड भी करना, उनको अपग्रेड करना है और इसके लिए एक भारी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। फिर ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो इस वक्त पॉलिसी बनाई है, क्या उनको आपको लगता है कि ऐसी कंसिस्टेंट पॉलिसी दी गई है? क्योंकि इस अपग्रेडेशन के लिए जो $6 अरब चाहिए वो फिर कहाँ से आएंगे?
जी, पॉलिसी का फुकदान तो हमारे यहाँ रहा है। जैसे भी हम बात कर रहे थे कि महीना भर पहले हमें एक पॉलिसी बताई गई थी। आपने जिक्र किया कि वहाँ पे काबीना की जो मीटिंग शायद 21 जुलाई मुझे याद आता है जो हुई थी, उसके नतीजे में कहा यह गया था कि कीमतों को डीरेगुलेट किया जा रहा है और हुक्म भी ये दिया गया था कि पीएसओ को मोनोपोली दी जा रही है डीजल की इंपोर्ट की। अब मैंने तो सारी ज़िंदगी जितनी भी इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ी हैं उसमें मोनोपोली का मतलब डीरेगुलेशन नहीं होता, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे बताया ये जाना था कि डीरेगुलेशन हो रही है, किया ये जाना था कि पीएसओ को मोनोपोली दी जा रही है। जो कानून और आइन के मुताबिक ओगरा एक बाइख्तियार और इंडिपेंडेंट इदारा है। काबीना की मीटिंग के नतीजे में वहाँ पे ओगरा को हुक्म ये दिया गया कि जो पीएसओ आपको प्राइस फार्मूला देगा आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। तो सही। पॉलिसी का मामला कम नजर आता है, यहाँ पे ज़्यादा सियासत नजर आती है। सही। डॉक्टर अली सलमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीईओ प्राइम हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली सलमान साहब। डॉक्टर सलमान साहब, बात हो रही है कि अचानक हमने 32 रुपये कमी देखी डीजल की प्राइसेस में। ये किस तरीके से मुमकिन हुआ? एक अचानक मुलाकात हुई, उसके बाद कन्विंस किया गया रिफाइनरीज को, और ये हम जो है वो कमी डीजल की कीमत में देख रहे हैं, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? और फिर सेकेंडली, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये इंपोर्टेड जो बेंच मार्क है वो तकरीबन 40% ज़्यादा है, लेकिन ये फ़र्क फिर किसका है? हम ये कहें कि ये इंपोर्टेड कॉस्ट का है या रिफाइनिंग मार्जिन का है या प्रीमियम या फ्रेट का है? किसका ये डिफरेंस आ रहा है? देखें, मेरे नज़दीक में हुकूमत को कंप्लीट डीरेगुलेशन की तरफ प्रैक्टिकली अब मूव कर देना चाहिए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने अनाउंसमेंट तो की है कि हम अब इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक हम चल रहे हैं, लेकिन बार बार हम हुकूमत की इंटरवेंशन आ जाती है बीच में, जिसकी वजह से पॉलिटिकल अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन बहुत बढ़ जाती है। और हमें लगता है ये है कि कभी प्राइसेस को प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं, कभी मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं। सो हमें ये इसको एक बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट इस्टेब्लिश करना चाहिए कि प्राइसेस को हुकूमत कंट्रोल या मैन्यूवर नहीं कर रही। उसमें से जो हमारा पेट्रोलियम लेवी की वजह से भी बड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, उसको हमें मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि प्राइसेस रिफ्लेक्ट करें इंटरनेशनल प्राइसेस को, जो इस वक्त जो हालात हैं उसकी वजह से पूरी तरीके से नहीं कर पा रही। असल में डॉक्टर साहब, एक कन्फ्यूजन का शिकार भी हमें इस वक्त हुकूमत दिखाई देती है। एक तरफ वज़ीर पेट्रोलियम कहते हैं कि हम डीरेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं, फिर हम ये भी बात होती देखते हैं कि अब रोज़ाना तयन किया जाएगा, फिर उसको कभी हफ्ते में तब्दील कर दिया जाता है कि एक हफ्ते तक सेम रखा जाएगा, फिर ये कहा जाता है कि हुकूमत की इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है, जैसे कि आप भी फरमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम मुदाखलत देखते भी हैं। अचानक रिफाइनरी से मुलाकात भी होती है, फिर कीमतें कम भी की जाती हैं। ये कुछ पॉलिसीज़ हमें क्लियर दिखाई नहीं देती इसमें हुकूमत की, खासतौर पर पेट्रोलियम के सेक्टर को लेकर। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस पे तो खैर हम लोगों ने भी यही व्यू रखा था कि ये हुकूमत का फ़ैसला कि हमें डेली प्राइसेस की तरफ आना चाहिए, वो दुरुस्त फ़ैसला है। मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ, ये वो दुरुस्त फ़ैसला है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि जो प्राइसेस की अनाउंसमेंट्स में डिले आ जाता है, या जिसकी वजह से फिर ये हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, तो यकीनन उस पर प्रॉब्लम है। अभी भी देखें ना, जो मार्जिन्स हैं वो हुकूमत फ़िक्स कर रही है, टैक्सेशन की अपनी कॉस्ट है, कस्टम ड्यूटीज़ की अपना इसके अंदर फैक्टर्स हैं। फिर ये जो पीएसओ के ज़रिए अभी तक जो एक बेसिकली उसका एक बड़ा शेयर उसी के पास है, मोनोपोली ऑफ जो इंपोर्ट है वो उसके पास है। तो ये फिर कम्प्लीटली डीरेगुलेशन के साथ मुताबिकत नहीं रखती है। हमें पूरी मार्केट को जब डीरेगुलेशन करनी पड़ती है तो उसमें एंड टू एंड हमें डीरेगुलेशन करनी चाहिए, फ्रॉम इंपोर्ट स्टेज टू रिफाइनरी टू पेट्रोलियम। जब दुनिया भर में आप जाते हैं तो पेट्रोलियम की प्राइसेस एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप पर मुख्तलिफ होती हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, रीजन की वजह से फ़र्क होता है, ब्रांडिंग की वजह से फ़र्क होता है। तो हमें भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें उस तरफ जाना चाहिए ताकि एक हमें कंपेटिटिव मार्केट के असरात मिल सकें। सही। डॉक्टर फारूक साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि 32 रुपये कम तो किए गए हैं, एक्स रिफाइनरी रेट को चेंज किया गया है, लेकिन लेवी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ हुकूमत नहीं करना चाहती। एक तो ये बात, और सेकेंडली, क्या ऐसा पेट्रोल के साथ भी हो सकता है कि आवाम को पेट्रोल में भी रिलीफ दे दिया जाए इसी तरीके से रिफाइनरी से बातचीत करके? देखिए, बुनियादी असूल के ऊपर फोकस करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी। हकीकत जो है वो आपके सामने रख देता हूँ कि बांग्लादेश में इस वक्त 40% पाकिस्तान के मुकाबले में डीजल की कीमत कम है।
भारत में 31% कम है और अफगानिस्तान में 14% डीजल जो है पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ता है। ऐसा क्यों है? फिर हमें नज़र आता है कि हुकूमत के वज़रा जो हैं वो ये सारे तेल के सेक्टर को या तेल के सेक्टर के हवाले से खुद फैसले क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? इसको कम्प्लीटली मार्केट बेस्ड क्यों नहीं बनाया जाता? अभी ये डॉक्टर साहब कर रहे थे कि दुनिया भर में मुख्तलिफ पेट्रोल का जो गैस पंप्स हैं उनमें मुख्तलिफ कीमत होती है। इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 4 दर्जन कंपनी जो हैं वो आपस में कम्पीट करती हैं और फिर उनके जो पेट्रोल पंप्स हैं उनकी कीमतें जो हैं वो फ़र्क होती हैं और सारिफ के पास ये चॉइस होती है कि वो जहाँ से चाहे वहाँ पे जाके अपना पेट्रोल भरवाए। देखिए, ये डीरेगुलेशन पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से एक दफ़ा हम कर चुके हैं और उसके फ़ायदे आज बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक वक्त था कि टेलीफोन अगर आपको कनेक्शन चाहिए होता था तो 6-6 महीने साल लग जाता था एप्लीकेशन को। लोग एमएनएस के पीछे भागते थे जिनको हुकूमत ने कुछ दर्जन भर टेलीफोन लाइनें दी होती थी। अब आप एक इंटरनेट का कनेक्शन लेने जाते हैं तो आपको 6 लैंडलाइन साथ में मुफ्त में मिलती हैं। तो डीरेगुलेशन के जो नतीजे ये हम देख चुके हैं कि कितने ज़बरदस्त होते हैं। उसके बावजूद क्या ये भाई एंगल नज़र एक आता है जिसमें हुकूमती वज़रा हैं, जिसमें रिफाइनरीज हैं, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, एक कोई मिला जुला सा मामला है और फिर उसके बाद जो सार्फिन हैं उनको इस खित्ते का महंगा तरीन डीजल और पेट्रोल डॉक्टर सलमान साहब लास्टली मैं आपसे ये कमेंट चाहता हूँ, ये अपग्रेडेशन प्लान जो है रिफाइनरीज का, इसको देखा जाए तो ज़ाहिर है ऐसे जो प्रोडक्शन है हमारी फ्यूल की वो भी बढ़ेगी, पेट्रोल और डीजल की बात की जाए जो उसकी क्वालिटी है वो भी यूरो 5 पे ले जाने की कोशिश की जाएगी, वो भी बेहतरी आएगी, फिर कीमतें भी नीचे आ सकती हैं। आपको लगता है कि इस वक्त की अहम ज़रूरत तो है और फिर इसके लिए FDI ज़रूरी होगी जो $6 बिलियन की बात की जा रही है? जी, आई थिंक ये बहुत अरसे से जो रिफाइनरी सेक्टर का मुतालबा था कि वो हुकूमत एक बेहतर पॉलिसी दे ताकि जिसकी वजह से जो इंसेंटिव्स हैं वो रीअलाइन हों और वो इन जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। सो ये एक यकीनन एक अच्छी पॉसिबिलिटी हमें नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की जो अपनी रिफाइनरीज़ हैं वो भी इन्वेस्ट करें। इसके अलावा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर ये हो जाता है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया वो हमारी अपनी पेट्रोल की क्वालिटी है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो अब ये अर्बन पोल्यूशन में बहुत इजाफा हो गया है, बड़े शहरों में जो स्मॉग के मसाइल पैदा हो रहे हैं उसकी बड़ी वजह हमारे ये पुअर क्वालिटी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट्स का होना है। क्योंकि हम ज़रा कंट्रोल की तरफ देखते हैं बजाय कि हम इंसेंटिव दें कि हम बेहतर वैल्यू एडिशन की तरफ जा सकें, बेहतर प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकें, एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकें। जब इन्वेस्टर्स को एक लॉन्ग टर्म लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और उनको यकीन दिलाया जाएगा कि वो अपना मुनाफा भी वापस लेकर जा सकते हैं और उनको रेगुलेटरी तौर पर हम फैसिलिटेट करेंगे, तो यकीनन ये एक लुक्रेटिव सेक्टर है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट लोकल और इंटरनेशनल दोनों आएगी। दोनों आएंगी। डॉक्टर फारूक साहब, लास्टली मैं आपसे भी कमेंट चाहता हूँ और वो कमेंट ये है कि ये तो हमने देख लिया कि 32 रुपये डीजल की जो कीमतें हैं वो कम कर दी गई हैं, लेकिन इसकी वजह से जो महंगाई में इतना इजाफा हुआ है, एज इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं? उसमें तो किसी किस्म की कमी नहीं आने वाली, जो बढ़ गई कीमतें वो तो बढ़ गई और अवाम उसमें पिस गए। जी, उसको इकोनॉमिक्स में वो प्राइस स्टिकिंग वाला मामला कहते हैं कि एक दफ़ा जब कीमत बढ़ जाती है तो फिर वो रेजिस्ट करती है नीचे आने। लेकिन इतना बड़ा 32 रुपये फी लीटर अगर डीजल की कीमत नीचे आती है तो आप देखिएगा कि जो फ्रेट्स हैं, ट्रक के फ्रेट्स हैं, शायद बसेस के किराए हैं, ये किसी हद तक इसका जो फ्यूल की कंजम्पशन का कंपोनेंट है वो नीचे आएगा। तो ये भी चाहिए कि जो कंपोनेंट हमारी सब्जी में, हमारे गोश्त में डीजल का रोल प्ले करता है वो भी कदरे कीमत कम हो। लेकिन ये कुछ परसेंटेज की बात हम कर रहे हैं, 6-7-8% जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो कंपोनेंट है वो शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसमें कमी वाकई होगी, उसमें कमी आएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद डॉक्टर फारूक सलीम, डॉक्टर अली सलमान, आप दोनों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक, आप बात करेंगे रोबोटिक्स और AI के हवाले से और एक अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब जिक्र करेंगे पाकिस्तान में रोबोटिक इंडस्ट्री का, ऑटोमेशन इंडस्ट्री का। पाकिस्तान ने देर से सही लेकिन रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इंडस्ट्रीज़ में भी एआई पर मबनी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। सियालकोट की फुल बोर्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ भी रोबोटिक टेक्नोलॉजी से काम लिया जा रहा है, जिससे क्वालिटी एश्योरेंस को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ मुल्क के जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। फिर मुल्क में रोबोटिक टेक्नोलॉजी अपना तो ली गई है, लेकिन इसके चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं जो इस टेक्नोलॉजी की मुल्क में तैयारी में रुकावट भी बनते दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी कंपनी रोबियोनिक्स टेक्नोलॉजीज़ के बानी चीफ एग्जीक्यूटिव अवैस यासीन साहब, जो मुल्क में रोबोटिक टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने वाले पायनियर्स में भी शामिल हैं और हुकूमत ने उनकी खिदमात पर उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा है, उनसे आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से कि इस वक्त हमारे मुल्क में ऑटोमेशन पर कितना काम हो रहा है, एआई के हवाले से कितना काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आगाज़ में यहीं से करूंगा। पाकिस्तान में रोबोटिक टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो तो हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं हर सेक्टर में। तकरीबन कई कंपनियां मुल्क में इस वक्त रोबोट्स भी तैयार कर रही हैं, लेकिन अब भी अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें खासतौर पर ऑटोमेशन की, उसमें हम कहाँ खड़े हैं? फिर जो पार्ट्स हैं वो भी क्या वाकई इस वक्त इंपोर्ट किए जाते हैं? हम अभी तक इसी इनिशियल स्टेज पर हैं, खुद से उसको तख्लीक नहीं कर सकते? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने का शुक्रिया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, और जब हम पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनके अंदर सबसे ऊपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फिर लेदर इंडस्ट्री, लेदर गारमेंट्स, लेदर गुड्स, और सिमिलरली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सर्जिकल इंडस्ट्री है सियालकोट की। तो इन इंडस्ट्रीज़ में बड़ी तेज़ी से ऑटोमेशन का रुझान है। रोबोट्स इंपोर्ट करके डिप्लॉय किए जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई मेड इन पाकिस्तान रोबोटिक सिस्टम्स यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, और बहुत सारे जो ऑटोमेशन के सॉल्यूशंस हैं वो भी इंपोर्ट ही किए जा रहे हैं। तो हम लोग एक यूनिवर्सिटी, मैं एक यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, और हम लोग ख़ास तौर पर इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने अपने जिन सिस्टम्स के ऊपर हम लोग ने रिसर्च की है और जिन सिस्टम्स को इंडिजिनसली डेवलप किया है, उसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो काम है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप हमारे नाज़रीन को डिटेल में बता सकें वो कौन सी हमारे मुल्क में ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, जब बाकायदा तौर पर ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं, इंतज़ार है फिर उन सेक्टर्स में हम बहुत ज़्यादा तब्दीली देखेंगे आने वाले वक्त में? जी, देखें, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की जो मैंने बात की, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को मिलाकर भी, यानी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, सर्जिकल इंडस्ट्री, इवन पैकेजिंग इंडस्ट्री, इन सारों का भी जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है वो हम सम अप करके भी, ऐड करके भी, हम सिर्फ टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट वॉल्यूम के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने भी स्टार्टेड फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और जिसका एक्सपोर्ट वॉल्यूम $20 बिलियन से भी ज़्यादा का है। तो यहाँ पर जो गारमेंट्स की क्वालिटी है और फैब्रिक की जो क्वालिटी है, जो गारमेंट्स बनकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, तो उनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो प्रोसेसेस हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए जो हमारी इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हमने उनके ऊपर काम किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, और ये क्वालिटी हम एश्योरेंस लोगों तो को है ही, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी इंडस्ट्री में, जब हम टेक्सटाइल की खासतौर पर बात कर रहे हैं, जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम रहा है, क्या इसमें भी आपकी जो ऑटोमेशन है खासतौर पर एआई का इस्तेमाल करते हुए वो इस तरह की मदद दे सकती है इस इंडस्ट्री को कि हमारी वैल्यू एडिशन जो है वो बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए? जी, डेफिनेटली ये जितने प्रोसेसेस हैं, ये ऑटोमेशन के प्रोसेसेस, ये डेफिनेटली वैल्यू भी ऐड कर रहे होते हैं, और इससे आपकी जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स जब आपके इम्प्रूव होते हैं ऑटोमेशन के प्रोसेसेस से, तो जो आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि हमारे पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी मौजूद हैं जो कि एक दिन में 3-3 लाख जो पीसीज ऑफ गारमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं, इवन मोर।
और दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो उन इंडस्ट्रीज़ की जो डेली की प्रोडक्शन है और उन गारमेंट्स की जो क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोसेस है, तो वो जो मैनुअल होता है तो उसके अंदर डेफिनेटली वो 100% गारमेंट्स को की क्वालिटी उस तरह नहीं चेक कर सकते। और अगर वो उन गारमेंट्स को शिप करते हैं और बायर एंड के ऊपर एक्सपोर्ट हो जाने के बाद अगर वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, उसके अंदर फॉल्ट्स आ जाते हैं, तो वो पूरी की पूरी शिपमेंट भी रिजेक्ट हो जाती है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान होता है इंडस्ट्रीज़ को। तो जब इन ऑटोमेशन के सोल्यूशन से, एआई की मदद से, कंप्यूटर विजन की मदद से हम लोग जब क्वालिटी के प्रोसेसेस को हम लोग ना सिर्फ जो है इम्प्रूव करते हैं बल्कि उसको ऑटोमेट करके वो स्पीड जो क्वालिटी कंट्रोल की, क्वालिटी चेक की, इंस्पेक्शन की जो स्पीड है उसके ऊपर उसको हम एनहांस कर देते हैं। तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है जो हमारे प्रोड्यूसर्स का, मैन्युफैक्चरर्स का शिप करते हुए, और बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है उन कंपनीज के ऊपर वो भी बहुत बढ़ जाता है, जिससे बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। ज़ाहिर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं अल्टीमेटली उसमें भी इजाफा हो सकता है। अब साथ में ये भी मेंशन कीजिएगा, जैसे कि रोबोट्स के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या इलेक्ट्रिकल जो इसके पार्ट्स हैं, क्या वो लोकली मैन्युफैक्चर करने की भी कोशिश की जा रही है या अब तक हम यही डिपेंड कर रहे हैं कि वो हम इम्पोर्ट ही करते हैं? जी, अनफॉर्चुनेटली जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं हमारे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर जो मोटर्स हैं, सेंसर्स हैं, कैमरास हैं, जो इवन अगर कोई स्पेशलाइज्ड जीपीयूज़ हैं जो हम जो यूज़ करते हैं, तो वो उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस हो रही हो। तो वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मोस्टली चाइना से ही ऐसी चीज़ें सारी इंपोर्ट हो रही हैं आजकल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और हम उन चीज़ों को इंटीग्रेट करके सोल्यूशन हम लोग खुद बना पा रहे हैं इस टाइम। वी आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर द एआई मॉडल्स जो हम लोग उसके अंदर बनाते हैं, प्रोग्रामिंग हम खुद कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम खुद कर रहे हैं, सिस्टम की इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली हम पाकिस्तान में कर पा रहे हैं। लेकिन जो हार्डवेयर की जो डिज़ाइनिंग एंड फैब्रिकेशन है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर हम लोग अभी तक इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर, इंपोर्टेड पार्ट्स के ऊपर हम लोग अभी तक डिपेंडेंट हैं। एटलीस्ट डॉक्टर साहब हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ मौजूद रहिए, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, बातें डॉक्टर साहब से हमने जान ली। वेलकम बैक। डॉक्टर वैसा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर वैसा, हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस सेक्टर के लिए, खासतौर पर रोबोटिक्स के लिए, एआई के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए किस हद तक काम कर रही हैं? हम कितने इंजीनियर्स खासतौर पर इस सेक्टर के लिए पैदा कर रहे हैं? हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस टाइम तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ में एआई ना सिर्फ पढ़ाई जा रही है, ऑलमोस्ट पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ में। अब तो बल्कि HEC ने लाजिम कर दिया है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हर डिपार्टमेंट में एआई के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और हमारे पास बड़े यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो एआई की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है एआई के ऊपर रिसर्च का, वो यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है और बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है। और जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की और रोबोटिक सिस्टम्स डेवलपमेंट की और रोबोट्स के डेवलपमेंट की, जो कि एक्चुअली इंडस्ट्रीज़ में, फील्ड में डिप्लॉय हो सकें, और उनके ऊपर जिनके अंदर ना सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर कंट्रोल बल्कि उसके साथ साथ हार्डवेयर का भी इस्तेमाल होता है, तो उसमें हम लोग कुछ लैग कर रहे हैं डेफिनेटली। रीज़न वही है जो कि हम लोग अभी तक हम डिपेंडेंट हैं। अगर हम एक रोबोट की बात करते हैं तो रोबोट्स जो हैं उसमें मोटर्स यूज़ होती हैं। तो मोटर्स पाकिस्तान में कंपनीज जो हैं जो ज़्यादा प्रिसीजन वाली मोटर्स हैं वो नहीं बना पा रही हैं। आप लोगों को कितना इस वक्त सपोर्ट कर रही है खासतौर पे एआई के सेक्टर को लेकर? एआई को सेक्टर को लेकर भी डेफिनेटली हम नेशनल सेंटर ऑफ एआई कुछ साल पहले एक डेवलप किया गया। और अगर हम ज़्यादा स्पेसिफ़िकली बात करें तो मैं आपके साथ आपके इस प्लेटफॉर्म की वसातत से शेयर करूँगा कि रिसेंटली एक नेशनल लेवल का एक जो हमारी डॉक्टर एहसन इकबाल साहब की जो वजारत है उसके थ्रू एक नेशनल सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ हुआ है।
और जिसके अंदर जितनी भी पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में बैठकर हम लोग उनके लिए ना सिर्फ ऑटोमेशन के सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे बल्कि इंडस्ट्रीज़ की अपग्रेडेशन के लिए और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसको नेशनल लेवल के ऊपर एक ख़तीर रकम उसके लिए मुख्तस की गई है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी उसका पार्ट है और जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है मैं उसको देख रहा हूँ। तो हम लोगों का जो थीम है इसके अंदर नेशनल सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉर आवर यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली दैट इज़ फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो हम लोग जो ऑलरेडी हम लोग जो काम कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, फुटबॉल इंडस्ट्री के लिए और गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए, तो हम लोगों को एक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें मज़ीद ना सिर्फ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स और फंड्स मिल रहे हैं बल्कि हम लोग इसके अंदर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी जो रिसर्च है उसको पाकिस्तान में। लास्टली यही आप कमेंट कीजिएगा कि हम सिर्फ एआई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला मुल्क रहेंगे या आने वाले वक्त में हम मकामी तौर पर टेक्नोलॉजी तैयार भी कर रहे होंगे पाकिस्तान में? नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टार्टेड डेवलपिंग टेक्नोलॉजी और हम लोगों ने ऑलरेडी एक जो आपकी नज़र से जो गुजरी है हमारा जो प्रोडक्ट है मैजिक क्यूसी के नाम से हमारी यूनिवर्सिटी का जो एक सोल्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, तो हम लोगों ने ना सिर्फ उसको लोकल इंडस्ट्रीज़ में हम लोगों ने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है बल्कि हम लोग इसको हमने मार्केटिंग करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल लेवल। हम इस्तेमाल कर रहे हो बल्कि मकामी तौर पर तैयारी भी एआई प्रोडक्ट्स की हो रही हो, रोबोटिक्स की हो रही हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस यासीन साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। शो का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।